हेलो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस के बारे में। प्रीवियस दो वीडियोस में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आप उनको अच्छे से दोबारा वीडियोस को अच्छे से देख लें। उनमें हमने रिलेशंस के बारे में पढ़ लिया है और फंक्शंस के बाइजेक्टिव होने के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, तो अब आज कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो है वो दो फंक्शंस को कंबाइंड करने से जो फंक्शन बनता है उसको बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। ठीक है, अभी मैं प्रॉपर तरीके से डिफाइन करके दिखाऊंगा। जैसे थोड़ी देर के लिए समझिए, f एक फंक्शन है और एक g फंक्शन है। ठीक है, तो चलिए पहले एक बात और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं ना, तो बोर्ड एग्ज़ाम्स में क्या होता है, जैसे आपने बोर्ड एग्ज़ाम दिए तो हर बच्चे का कोई ना कोई एक सेपरेट रोल नंबर होता है। ठीक है, तो ये f फंक्शन जो मैंने बनाया वो इसी तरीके से बनाया कि इसमें एक A सेट है और एक B सेट है और A से B में इमेज बन रही हैं। अब ये A और B क्या है, A यहाँ पर नेम्स हैं बच्चों के, जैसे राम, श्याम, ठीक है, पवन एटसेट्रा, और भी नाम हो सकते हैं। और B एक सेट है रोल नंबर्स का, जैसे रोल नंबर होते हैं ना बोर्ड एग्जाम्स में 501, 502, 503, 504 एटसेट्रा। ठीक है, तो अब f एक फंक्शन है जो डिफाइन कर रहा है किसी भी स्टूडेंट के रोल नंबर को। ठीक, यानी कि राम का रोल नंबर जैसे 501, श्याम का 502, पवन का 503, और ऐसे ही और भी बच्चों के रोल नंबर्स डिफाइन होंगे। जैसे एक नाम और लिख लेता हूँ मैं, जैसे आपने लिख लिया शिवा और इसका रोल नंबर हो गया 504। ठीक है, ऐसे ही और भी बच्चों के रोल नंबर होंगे। तो हर बच्चे को अलग अलग रोल नंबर से डिनोट किया गया, तो f फंक्शन जो है वो डिनोट कर रहा है बच्चों के रोल नंबर को। अब एक g फंक्शन है, तो देखो एग्जाम्स में क्या होता है, जो आपकी आंसर शीट होती है उस पर आप रोल नंबर फिल करते हैं, तो रोल नंबर्स को कोड्स में चेंज कर दिया जाता है आगे चल के। बोर्ड एग्जाम में जैसे आपका कॉपी जो है वो बोर्ड में जाएगी, तो वहाँ पर वो क्या करते हैं कि आपकी कॉपी को रोल नंबर वहाँ से हटा दिया जाता है, रोल नंबर वाले पेज को निकाल के अलग कर दिया जाता है और उसकी जगह पर एक कोड नंबर जो है वो वहाँ पर पेस्ट कर दिया जाता है। इसलिए किया जाता है जिससे कोई भी चीटिंग करने का वो सिस्टम ना रहे। ठीक, तो जैसे अब एक जी फंक्शन लिया हमने और ये किस तरीके से डिफाइन है कि हर रोल नंबर को एक स्पेशल कोड जो दिया गया है वो, जैसे मैंने AB, A1, A2, A3, A4 इस तरीके से कोड दे दिए गए। ठीक है, हर रोल नंबर को एक डिफरेंट कोड दे दिया गया। जैसे 501 रोल नंबर की कॉपी पहुंची, उसको बोर्ड ने रोल नंबर दिया, कोड नंबर दिया A1, 502 को A2, 503 को A3, 504 को A4। उन्होंने इस तरीके से सब कॉपीज़ के रोल नंबर्स को अलग अलग कोड पेस्ट कर दिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से C में इमेज बनी और ये G फंक्शन हो गया। ठीक है ना, G फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है कि जो रोल नंबर्स थे उनको क्या कर दिया गया, एक स्पेशल कोड दे दिया गया। ठीक है ना, तो इससे पता लगा आपको कि जैसे राम था उसका रोल नंबर 501, लेकिन उसकी कॉपी पे जो पेस्ट हुआ कोड वो क्या हुआ, A1। इस तरीके से श्याम की जो रोल नंबर था कॉपी पर 502, लेकिन उसको हटा के उस जगह पर कोड नंबर लिख दिया गया A2। इस तरीके से सारे कोड नंबर दे दिए गए रोल नंबर्स को। तो एक फंक्शन f अलग डिफाइन हो गया, g अलग डिफाइन हो गया। अब अगर आप देखें तो राम जो बच्चा है इसका कोड नंबर क्या हुआ, सीधे देखिए राम का कोड नंबर हुआ A1, यानी कि 501 रोल नंबर था, लेकिन कोड के हिसाब से देखें तो उसकी कॉपी पे कोड नंबर क्या होगा, A1 होगा। तो जब आप f और g को कंबाइंड करेंगे, कॉम्बिनेशन बनाएंगे इसका, वही क्या होगा, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होगा, g ऑफ f। ठीक है, और देखिए अब इमेज सीधे A से कहाँ बनेंगी, C में बनेंगी। देखिए राम का अगर सीधे देखेंगे कंपोजिशन के अकॉर्डिंग g ऑफ f, तो g ऑफ f राम का देखेंगे तो वो क्या बनेगा, A1, श्याम का A2, पवन का A3, शिवा का A4। इस तरीके से सबके अलग अलग कोड्स बन जाएंगे। ठीक है, आया समझ में कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब दो फंक्शंस को कंबाइंड कर देना है। ठीक है, इमेज f से f जो फंक्शन था उसकी A से B में बन रही थी, g में B से C में बन रही थी इमेज, लेकिन जब g ऑफ f की बात करेंगे तो इमेजेस सीधे A से C में बनेंगी। A उसका डोमेन रहेगा और C उसका कोडोमेन हो जाएगा, सीधे रेंज उसमें बनेंगी इमेजेस। ठीक है, समझ में आया।
इस तरीके से आप किन्हीं भी दो फंक्शंस के कंपोजिशन कर सकते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं, उससे और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एग्जांपल से पहले चलिए एक छोटी सी चीज़ और समझ लेते हैं। जैसे एक समझिए आप कि एक एफ मशीन है और एक मशीन का नाम है जी। ठीक है, तो हमने कोई एक्स एलिमेंट है एक, वो कुछ ऑब्जेक्ट एक्स हमने एंटर किया, इनपुट किया। ठीक है, ये इनपुट हो रहा है एक्स, इसमें इनपुट हुआ। अब जब एफ वाली मशीन में इसका प्रोसेस होगा तो प्रोसेस होकर ये निकलेगा यहाँ आउटपुट। तो ये जो आउटपुट हुआ वो क्या निकल के आएगा, एफ एक्स। यहाँ से जो आउटपुट निकलेगा वो क्या निकलेगा, एफ एक्स निकलेगा। ठीक है, अब वो जाएगा कहाँ पर, मशीन जी के अंदर। तो जी वाली मशीन के लिए आप देखिए, जो मशीन एफ में से आउटपुट निकला है वही तो सीधे कहाँ जा रहा है, जी वाली मशीन के अंदर। तो जो एफ एक्स है वो इस जी मशीन के लिए किसका काम करेगा, इनपुट का काम करेगा। यानी कि ये कह सकते हैं एफ एक्स जो है वो इसके लिए तो आउटपुट है। किसका आउटपुट है, एफ मशीन का, यानी कि एफ फंक्शन का आउटपुट क्या हुआ, एफ एक्स। और इसके लिए ये क्या है, इनपुट हो गया। किसके लिए, जी वाली मशीन के लिए, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट प्रोसेस होकर इसमें से बाहर निकला वो ऑब्जेक्ट फिर जी वाली मशीन के अंदर एंटर हुआ है। तो जी वाली मशीन के लिए जो एफ एक्स है वही क्या है, इनपुट है। अब ये यहाँ प्रोसेस होगा, इस प्रोसेस के बाद जो बाहर निकलेगा यहाँ पर वो क्या होगा, जी एफ एक्स, क्योंकि जो प्रोसेस हुआ जी के अंदर वो एफ एक्स इनपुट का काम कर रहा था और वो बाहर निकल के क्या बन गया, जी एफ एक्स बन गया। यानी कि आपने इनपुट क्या किया था यहाँ से, एक्स। ठीक है, वो गया मशीन के अंदर, एफ में प्रोसेस होके बाहर निकला तो वो आउटपुट बन गया क्या, एफ एक्स। और फिर एफ एक्स जो था वो अब कहाँ गया, मशीन जी के अंदर। तो जी के अंदर जाएगा तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, इसका इनपुट हो जाएगा। और जब इससे बाहर निकलेगा तो आपको क्या आउटपुट मिलेगा, ये आउटपुट मिलेगा जी एफ एक्स। यही क्या है, बस कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है। एक और तरीका देखिए, जैसे ये एक एक्स टाइप का एलिमेंट एफ में प्रोसेस होके क्या बन गया, एफ एक्स बन गया। ये डोमेन हो गया, ये रेंज हो गई। अब एफ एक्स में जो एलिमेंट है वो जी के लिए क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा। ठीक है, जी वाली फंक्शन के लिए ये क्या है, डोमेन है। और इससे सारे एलिमेंट जब यहाँ पर इमेज बनेंगी तो वो क्या बन जाएंगी, जी एफ एक्स। यही क्या है, बस कंपोजिशन है। इसी को कंपोजिशन बोलते हैं, जी ऑफ एफ। तो इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जी एफ एक्स। यही क्या होता है, आउटपुट होता है। ये दो फंक्शंस के कंपोजिशन को शो करता है। जैसे अगर आप एफ ऑफ जी निकालेंगे, अगर उल्टा प्रोसेस होता तो एफ जी एक्स बन जाता। ठीक है ना, इस तरीके से आप जी ऑफ एफ या एफ ऑफ जी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल। अब और अच्छे से आपको एग्जाम्पल समझ में आएगा। ठीक है ना, देखिए एग्जाम्पल एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 15 है, पेज नंबर 12 पर। एफ कोई एक फंक्शन है और उसका डोमेन है 2, 3, 4, 5 और इमेज बन रही है, कोडोमेन है 3, 4, 5, 9। जी एक फंक्शन है, तो ये जो सेट था ये वाला, ये इसका क्या बनेगा, डोमेन 3, 4, 5, 9 से इमेज बन रही है 7, 11, 15 पर। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले से। ठीक है, और डिफाइन किस तरीके से है फंक्शन, एफ फंक्शन के बारे में दिया है, F2 इक्वल टू 3, यानी कि 2 की इमेज 3 पर बन रही है। F3 4, F4 की वैल्यू और F5 की वैल्यू क्या दी हुई है, 5। अब G3 और G4 की इमेज बन रही है 7 पे, मतलब 3 की इमेज भी 7 पर और 4 की भी 7 पर। G5 और G9 की इमेज बन रही है 11, 5 और 9 की इमेज 11 पर। ठीक है, तो आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन निकालना है, यानी कि जी ऑफ एफ फाइंड करना है आपको। तो जी ऑफ एफ में देखिए यहाँ डायग्राम से मैं शो कर देता हूँ आपको। जैसे एक सेट ए और बी 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 9। तो देखिए ये पहले मैं एफ फंक्शन के बारे में बता रहा हूँ। देखिए एफ फंक्शन में F2 इक्वल टू क्या दिया है, 3, यानी कि 2 की इमेज 3 पर, 3 की इमेज 4 पर, 4 और 5 दोनों की इमेज कहाँ पर है, 5 पर है। 4 की इमेज भी 5 पर है और 5 की इमेज भी 5 पर। क्लियर, ये क्वेश्चन में पहले से गिवन है। अब देखिए जी फंक्शन किस तरीके डिफाइन है, इमेज कहाँ बननी है 7, 11 और 15 में। जी फंक्शन कैसे डिफाइन है देखिए, G3 और G4 की इमेज 7 पर है, G3 की इमेज 7 पर, G4 की इमेज भी 7 पर, G5 और G9 की 11 पर हैं इमेजेस
G5 और G9 की इमेजेस 11 पर। ठीक है, अब डायग्राम से क्लियर आपको पता लग रहा है। जैसे मैं यहाँ कंपोजिशन अगर बनाता हूँ, G ऑफ F निकालता हूँ अगर, तो देखिए सबसे पहले G ऑफ F किसका निकालते हैं। देखिए एलिमेंट क्या है, 2 3 4 5। अब इसकी इमेज देखते हैं, 2 की इमेज कहाँ बनेगी, कंपोजिशन के अकॉर्डिंग देखें, यानी कि सीधे A से C में देखें। तो देखिए 2 की 3 पे बनी थी और 3 की 7 पे बनी है, तो डायरेक्टली 2 की कहाँ बनी, 7 से। 2 का रिलेशन किससे बना, 7 से। तो G ऑफ F फॉर 2 इज इक्वल टू, अगर सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं। वैसे तो डायग्राम से डायरेक्टली पता लग रहा है कि 2 की इमेज कहाँ है, 7 पे, तो डायरेक्ट 7 लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं GF2। अभी मैंने डिफाइन किया था G ऑफ Fx इज इक्वल टू GFX होता है, तो GFX, FX का मतलब F2। अब F2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, F2 देखिए कितना है, 3, तो ये बन गया G3। और G3 की वैल्यू क्या है, देखिए G3 की वैल्यू है 7, यानी कि 2 की इमेज कहाँ बनी, 7 पे कंपोजिशन में। डायग्राम से डायरेक्ट पता लग रहा था। ऐसे ही GOF 3 बताइए आप, G ऑफ F 3 के लिए देखिए सीधे इमेज कहाँ बन रही है, 3 की 4 पर और 4 की 7 पे, यानी कि 3 का सीधे 7 से, इसका 7 हो गया। ऐसे ही G ऑफ F फॉर 4 के लिए देखेंगे, तो 4 के लिए देखिए 4 की इमेज 5 पर और 5 की 11 पर, यानी कि 4 की इमेज डायरेक्ट 11 पर बनेगी। और लास्ट 5 के लिए देखिए, तो 5 की इमेज कहाँ बनेगी, देखिए 5 की बनी 5 पर और यहाँ 5 से बनी कहाँ, 11 पर, तो ये 11 पर। इस तरीके से आप कंपोजिशन ऑफ फंक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 15 क्लियर हो गया। एक और एग्जाम्पल देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, 2 एग्जाम्पल और कराने जा रहा हूँ, वो दोनों इतने इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं उसके। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल है 16 वाला, पेज नंबर 12 पर ही एनसीईआरटी में। f एक फंक्शन है, r से r में इमेजेस बनी है, यानी कि रियल नंबर से रियल नंबर में। g एक फंक्शन है जिसमें वही रियल से रियल में इमेजेस बनी है। fx डिफाइन है fx इक्वल टू cos x, और gx डिफाइन है gx इज इक्वल टू 3x²। अब पहले तो आपको g ऑफ f निकालना है, फिर f ऑफ g निकालना है, और उसके बाद ये शो करना है कि ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं होंगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन में g ऑफ f निकालते हैं, g ऑफ f x के लिए, तो g fx, तो g, अब fx की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ से cos x, तो g cos x। ठीक है, अब ये g और ये cos x जो है वो एक एलिमेंट बन गया, अब इसके लिए x बन गया एक तरीके से देखें तो gx इक्वल टू क्या था, 3x²। तो x ये पे क्या रिप्लेस हो जाएगा, इसमें cos x, तो यहाँ भी cos x आ जाएगा, तो 3 cos² x। ये किसकी वैल्यू आ गई, g ऑफ f की। अब निकाल लेते हैं f ऑफ g, तो f ऑफ gx, तो f gx की वैल्यू देखिए, gx अब डायरेक्ट क्या है, 3x²। अब जो 3x² है ये पूरा ही क्या x का काम करेगा यहाँ पर, तो देखिए fx इक्वल टू क्या था, cos x, तो ये f और ये पूरा x है, जो 3x² है ये पूरा x का काम करेगा। तो देखिए ये 3x² को यहाँ x की रिप्लेस कर दीजिए, तो x की यहाँ भी x की पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा cos 3x²। ठीक है, तो देखा आपने g ऑफ f अलग निकला है और f ऑफ g अलग निकला है, तो आपको ये भी शो करना था। तो अब हम ये कह सकते हैं कि g ऑफ f डज नॉट इक्वल टू f ऑफ g। इस तरीके से ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया। 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है इस टाइप का एग्जाम्पल। ठीक है, अब एक जो 6 मार्क्स में एग्जाम्पल ज़्यादातर पूछा जाता है, उस टाइप की क्वेश्चंस मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं उस एग्जाम्पल को। देखिए क्वेश्चन है, लेट f सच दैट n टू r, यानी कि f एक फंक्शन है और इमेजेस n से r में बन रही है, मतलब नेचुरल नंबर से रियल नंबर्स में। डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू 4x² प्लस 12x प्लस 15। अब आपको ये शो करना है कि f अगर फंक्शन n से s में डिफाइंड होता है, s क्या है यहाँ पर, रेंज ऑफ f है, मतलब इसकी जो रेंज है, एलिमेंट जो रेंज के निकल के आएंगे वो इमेजेस का सेट है, ये कह सकते हैं। इज इन्वर्टेबल, ये एक इन्वर्टेबल फंक्शन होगा, एंड हैंस फाइंड f इनवर्स, तो उसके बाद f इनवर्स भी फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें कंपोजिशन का कैसे यूज़ होगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक नया फंक्शन जनरेट करना है g। ठीक है, जिसका हम कंपोजिशन f के साथ निकालेंगे। एक छोटी सी चीज़ आपको याद रखनी है बस, इनवर्स के लिए क्या होता है, अगर दो फंक्शंस का कंपोजिशन g ऑफ f और f ऑफ g दोनों इक्वल आ जाते हैं, और किसके,
आइडेंटिटी फंक्शन के, यानी कि एफ ऑफ जी ऑफ एफ भी आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए और एफ ऑफ जी भी आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि जी और एफ एक दूसरे के इनवर्स हैं। ठीक है, तो बस इसी चीज़ का हमें यहाँ पर यूज़ करना है। तो देखिए मैं सबसे पहले जी फंक्शन बना लेता हूँ। तो लेट वाई एक एलिमेंट ले लिया हमने जो एस से बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू एस। ठीक है, एफ के कोडोमेन से। ठीक, तो y बिलोंग्स टू s, सो y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। तो जब s से बिलोंग करेगा तो जो fx जो है उसकी जगह पर क्या पुट कर दिया आपने, y, तो y इसके इक्वल हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 के। अब यहाँ से कैलकुलेशन करके आप x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। ठीक है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से होल स्क्वायर में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी हम देख लेते हैं। y इक्वल टू, ये देखिए ये तो बन गया 2x का स्क्वायर प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 12x को, ये जो 12x दिखाई दे रहा है इसको 2 इंटू 2x प्लस 3। ठीक है, ये a स्क्वायर प्लस 2ab, मैं इसको a प्लस b का होल स्क्वायर बना रहा हूँ। अगर यहाँ माइनस आए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है आपको। ठीक है ना, x वाले टर्म को देख लीजिए, अगर प्लस का है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाइए, अगर माइनस का है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाइए। तो ये बन गया 2x का होल स्क्वायर प्लस इस 12 को तोड़ दिया 2 इंटू ए की वैल्यू 2x इंटू बी ऐसा नंबर लिखिए जिससे मल्टीप्लाई करके इसके बराबर आ जाए। ठीक है ना, तो 2 2 या 4 3 या 12x, तो यानी कि इस 15 को मैंने तोड़ दिया 9 प्लस 6 में। ठीक है ना, ये 9 कैसे लिख दिया मैंने इसको, 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, तो 9 प्लस और 6 अलग कर दिया इसमें से मैंने। अब ये बन गया देखिए y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक ये क्या बन गया, देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ये 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab टाइप का बन गया, तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 6। अब यहाँ से आप y निकालिए, तो देख x की वैल्यू निकालिए, तो ये प्लस 6 इधर आके माइनस 6 हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे स्क्वायर रूट लगेगा, यानी कि x की जो वैल्यू निकल के आएगी, कैलकुलेशन करेंगे आप तो y माइनस 6 इस पर स्क्वायर रूट लगेगा और प्लस 3 माइनस 3 अपॉन 2, मतलब x की वैल्यू ये निकल के आ जाएगी रूट में y माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 2। ठीक है, अब इस x को की वैल्यू को ही आप क्या बना लेंगे, एक नया फंक्शन। ठीक है, तो लेट g इज अ फंक्शन फ्रॉम s टू n, s से n में इमेजेस बनेंगी। अब तो इसको किस तरीके से मानेंगे, सच दैट जी वाई की फॉर्म में लिखें तो जी वाई इज इक्वल टू रूट वाई माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 2। ये फंक्शन बना लिया आपने। अब आपको क्या करना है, जो मेथड मैं बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, जी ऑफ एफ निकालेंगे। ठीक है, तो जी एफ एक्स, तो जी एफ एक्स की वैल्यू देखिए यहाँ से ये रही 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। तो ये g और ये पूरा का पूरा टर्म ये क्या बन गया, x बन गया, gx। अब देखिए अब यहाँ पर ये पूरा टर्म y समझ लीजिए, gy, ये y की जगह पर रिप्लेस कर दीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर ये पूरा टर्म y की जगह रिप्लेसमेंट 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 2। ठीक है, देखिए जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे 15 में से 9 6 माइनस होगा तो 9 बचेगा, फिर वो होल स्क्वायर बन जाएगा किसका, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ऊपर रूट माइनस 3 अपॉन 2। ठीक है, स्क्वायर हट जाएगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3, ये माइनस 3 अपॉन 2, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 2x अपॉन 2 बचा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया x विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, अब यानी कि g ऑफ f जो है वो एक आइडेंटिटी फंक्शन बन गया। ठीक, अब इसी तरीके से आपको क्या निकालना है, f ऑफ g, सेम इसी मेथड से, तो f जी वाई, f अब जी वाई की वैल्यू रूट वाई माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 2, f और ये पूरा क्या बन गया x, ये यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए एफ एक्स में, तो 4x स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर रूट वाई माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12x की वैल्यू रूट वाई माइनस 6, ठीक है, रूट वाई माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 2।
ठीक है, और प्लस 15, ठीक है जी। अब बस इसको कैलकुलेट करना है, ये पूरा भी कैलकुलेशन y के इक्वल आएगा, आइडेंटिटी फंक्शन बनेगा। चलिए कर देते हैं इसको, ये खोल दिया हमने, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2ab, तो 2 3 6 रूट y माइनस 6, ठीक है। इसको 2 से ये 12 कट जाएगा 6 टाइम, तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 रूट y माइनस 6 और 6 3 18 प्लस 15, ठीक है जी। अब देखिए ये कैंसिल हो गया, 9 और 15, ठीक है, और ये माइनस 18 और माइनस 6, तो 9 और 15 हो जाएगा 24, ये माइनस 24, ये सब कट जाएंगे, मतलब क्या बचा लास्ट में y, विच इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है ना। देखिए g ऑफ f भी आइडेंटिटी फंक्शन निकला, f ऑफ g भी आइडेंटिटी फंक्शन निकला। तो मैंने आपको बताया था अभी कि अगर g ऑफ f और f ऑफ g बराबर आ जाते हैं तो यहाँ g ऑफ f भी आइडेंटिटी फंक्शन निकला है और f ऑफ g भी आइडेंटिटी फंक्शन निकला है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ g इज़ द इन्वर्स ऑफ f, g इज़ द इन्वर्स ऑफ f, g जो है वही f का क्या होगा, इन्वर्स। ये जो निकल के आया यही क्या होगा, f इन्वर्स, ठीक है। क्लियर। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में पहले कई बार पूछे जा चुके हैं, आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए इन एग्जाम्स में, एग्जाम्स के लिए इन क्वेश्चंस की, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे हम अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला, नेक्स्ट जो एक्सरसाइज चैप्टर स्टार्ट होगा उससे रिलेटेड बनाएंगे। इस चैप्टर को तीनों वीडियोस को आप अच्छे से देख के प्रिपेयर कर लीजिए पूरे चैप्टर को। जो भी क्वेश्चन बताए गए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम में, उनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, वही आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।